नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल आपको सुना रहे हैं व्योमकेश बख्शी की रहस्यमयी कहानियाँ, जिन्हें लिखा है शारदेंदु बंद्योपाध्याय जी ने। अभी तक हमने आपको व्योमकेश बख्शी की कहानियों में 4 कहानियाँ सुनाई हैं, जिसमें पहली है सत्यान्वेषी, दूसरी है ग्रामोफोन पिन का रहस्य, तीसरी है तरंतुला का जहर और चौथी है वसीयत का जंजाल। इन सब कहानियों के लिंक और अन्य कहानियों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज हम आपको सुनाएंगे व्योमकेश बख्शी की रहस्यमयी कहानियों में आखिरी कहानी, जिसका शीर्षक है विपदा का संहार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। विपदा का संहार। एक समय व्योमकेश ने समाचार पत्र को पढ़कर बहुत ही निराशा से कहा कि समाचार पत्र में कुछ भी नहीं है और वर्गीकृत विज्ञापनों में भी नहीं है। उसने कहा कि किसी ने विज्ञापन दिया है कि किसी को विधवा से विवाह करना है। अब व्योमकेश ने प्रश्न किया कि उसे विधवा से ही विवाह क्यों करना है, जबकि कुंवारी लड़कियां हैं। जरूर उसके मन में चोर है। व्योमकेश ने कहा कि एक बीमा कंपनी ने भी विज्ञापन दिया है कि वे संयुक्त रूप से पति पत्नी का बीमा करवाएगी और एक की मृत्यु के बाद सारा पैसा, सारी धनराशि दूसरे को मिल जाएगा। व्योमकेश का कहना था कि इससे लोगों में अपराध का बीज पैदा होगा। 3 महीने व्योमकेश खाली थे और इस वजह से बहुत ज्यादा ऊब रहे थे। कलकत्ता में सर्दियों की छुट्टियां थी और कलकत्ता में कोई 6-7 सम्मेलन और सेमिनार चल रहे थे। दिल्ली में भी अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस चल रही थी। वहाँ पे देश के जाने माने वैज्ञानिक भाषण दे रहे थे। वैज्ञानिकों के नामों में कलकत्ता के एक वैज्ञानिक डॉक्टर देव कुमार सरकार का नाम पढ़कर अजीत बाबू को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अजीत बाबू और व्योमकेश के पड़ोसी थे। उनका बेटा हाबुल व्योमकेश को बहुत पसंद करता था और वो उनके पास आता रहता था। अजीत बाबू ने अखबार में छपे डॉक्टर देव कुमार के भाषण को थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को विकास में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं उस पर अपनी बात रखी है। अजीत बाबू ने व्योमकेश को भी भाषण पढ़कर सुनाया। 8:30 बजे थे, तभी हाबुल कमरे में आया और उसने व्योमकेश से कहा कि उसकी बहन अचानक मर गई है और वो यह कहकर जोर जोर से रोने लगा। व्योमकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पे बिठाया। अजीत बाबू और व्योमकेश को यह नहीं पता था कि हाबुल की कोई बहन भी है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि हाबुल की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। हाबुल की उसकी नई माँ से बिल्कुल नहीं बनती थी। थोड़ी देर में हाबुल ने बताया कि उसके पिताजी दिल्ली गए हैं। घर पर माँ, उसकी बहन रेखा और वो हैं। आज सुबह 8 बजे उसे उसकी माँ की चीख सुनाई दी। वो नीचे आया। माँ रसोई के बाहर खड़ी रो रही थी। हाबुल ने रसोई में जाकर देखा, उसकी बहन स्टोव की ओर झुकी हुई है। हाबुल ने अपनी बहन से पूछा क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर हाबुल ने उसे हिलाकर देखा तो वो मर चुकी थी। उसकी बहन रेखा का शरीर ठंडे पत्थर जैसा था। रेखा के हाथ और पैर अकड़ गए थे। उसने व्योमकेश से कहा पिताजी या नहीं है, इसीलिए आया हूँ, मैं क्या करूँ। व्योमकेश ने उसे ढांढस बंधाया। फिर हाबुल से कहा कि अपने पिता को तार दे दो और एक डॉक्टर की भी जरूरत होगी। तो डॉक्टर रुद्रा तो हाबुल के घर के बगल में ही रहते हैं। तो तीनों लोग हाबुल के घर पहुंचे। हाबुल के घर पर उन्होंने देखा कि उसकी माँ चीख रही थी और एक बूढ़ा नौकर दरवाजे पर खड़ा था। उसे व्योमकेश ने डॉक्टर रुद्रा को लाने के लिए भेज दिया। फिर सब लोग हाबुल के घर के अंदर गए। हाबुल की माँ व्योमकेश और अजीत को देख के ऊपर चली गई। व्योमकेश और अजीत ने जूते उतारे और रसोई में प्रवेश किया। हाबुल ने लाइट जला दी। व्योमकेश और अजीत बाबू ने देखा कि सामने की दीवार पर 2 चूल्हे थे, जिनमें कोयला भरा हुआ था, लेकिन वो जले नहीं थे। एक चूल्हे के सामने एक लड़की आगे की ओर झुकी हुई खड़ी थी। उसका एक हाथ नीचे लटका हुआ था। उसको देखकर नहीं लगता था कि उसमें जान नहीं है। व्योमकेश ने बहुत ध्यान से मुआयना किया। उसके दाएं हाथ की हथेली कोयले से काली हो गई थी। हथेली के अंगूठे से पहली उंगली सटी हुई थी। उसे खोलने पर उसमें एक जली हुई तीली निकली। बाएं हाथ को खोलने पर माचिस की डिब्बी निकली
जिसमें 3-4 तीली थी। ब्योमकेश ने कहा कि इसकी मृत्यु तो तभी हुई है जब वो चूल्हा जला रही थी। तभी डॉक्टर रुद्रा आ गए और डॉक्टर रुद्रा स्वभाव से बहुत कर्कश थे, लेकिन अपने काम में बहुत पारंगत थे, इसलिए लोग उनके पास जाते थे। उन्होंने देखने के बाद कहा कि लड़की 2 घंटे पहले मर चुकी है, इसका शरीर अकड़ गया है। ब्योमकेश के पूछने पर उन्होंने कहा कि कारण का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस को बुला लीजिए और मेरी फीस के 32 रुपए मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। डॉक्टर रुद्रा के जाने के बाद ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर वीरेन के नाम एक पत्र लिखकर नौकर को भेज दिया और हाबुल से रेखा के कमरे का मुआयना करने के लिए कहा। रेखा का कमरा पहली मंजिल पर बने 3 कमरों में आखिरी कमरा था। उसका कमरा सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया था। ब्योमकेश को रेखा के कमरे में मेज की दराज में से एस्पिरिन की गोली मिली। हाबुल ने बताया कि वो कभी कभी सिर दर्द में खाती थी। उसके बिस्तर को देखकर लग रहा था कि वो रात में अपने बिस्तर पर सोई थी। ब्योमकेश ने रेखा के बिस्तर से तकिया उठाया तो उसे एक हरे रंग का कागज दिखा। ब्योमकेश ने उसे खोला और पढ़ने लगे। वो रेखा का लिखा हुआ पत्र था जो उसने नॉन्टू दा को लिखा था। पत्र में उसने लिखा था कि अब हमारा विवाह नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पिता ने 10,000 रुपये मांगे हैं जो मेरे पिता नहीं दे सकते। रेखा ने लिखा कि अब जीना मुश्किल हो गया है। उसने नॉन्टू से जहर लाने को कहा था। हाबुल ने बताया कि नॉन्टू डॉक्टर रुद्रा का बेटा है। रेखा और नॉन्टू दा के रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन डॉक्टर रुद्रा के 10,000 मांगने पर पिताजी को गुस्सा आ गया। ब्योमकेश ने कहा कि पुलिस के आने से पहले वो हाबुल की माँ से बात करना चाहते हैं। सब हाबुल के साथ उसकी माँ के कमरे में पहुंचे। वो अपना आधा मुंह ढककर दरवाजे पर आ गई। उनकी आयु 27 वर्ष की होगी। स्वभाव से थोड़ी कठोर थी। ब्योमकेश ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सुबह रेखा को देखा था। हाबुल की माँ ने एकदम से बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुबह पता चला कि आज आया नहीं आएगी, तो उन्होंने रेखा से कहा कि तुम रसोई घर साफ करके चूल्हा जला दो। फिर वो अपना कमरा साफ करके नहाने चली गई। नहाकर आई, बाल सुखाए, ठाकुर जी को प्रणाम किया और जब नीचे आई तो ये सब देखा। ब्योमकेश के पूछने पर कि उन्होंने रेखा से कोई कठोर शब्द कहे थे तो हाबुल की माँ ने कहा नहीं, लेकिन आज सुबह रेखा को माचिस नहीं मिली तो वो मेरे कमरे में आई और मेरे शेल्फ से माचिस ले ली। हाबुल की माँ ने रेखा से कहा कि तुम बिना नहाए कमरे में आ गई, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है। बस इतनी ही बात हुई। ब्योमकेश ने पूछा कि क्या माचिस उनके कमरे में ही रहती है। उन्होंने बताया कि हाँ, क्योंकि वो अंधेरे कमरे में सो नहीं सकती, इसलिए उनके शेल्फ पर एक तेल वाला लैंप और माचिस रहती है। यह बात सबको पता है। ब्योमकेश ने कहा कि तभी आखिरी बार आपने रेखा को जीवित देखा। हाबुल की माँ ने कहा हाँ। तभी इंस्पेक्टर साहब आ गए। ब्योमकेश उन्हें घर के अंदर ले आए। अपने सारे काम निपटाकर, जैसे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, देव कुमार बाबू को तार भेजना और कुछ और काम निपटाकर दोनों 2 बजे अपने घर पहुंचे। फिर शाम को ब्योमकेश और अजीत बाबू में भी रेखा की मृत्यु को लेकर बात हुई। यह आत्महत्या है या हत्या? ब्योमकेश ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा। रात में ब्योमकेश से मिलने एक युवक आया जिसने अपना नाम मनमथ नाथ रुद्रा बताया। वो ब्योमकेश से यह जानना चाहता था कि रेखा की मृत्यु कैसे हुई। ब्योमकेश ने कहा कि अभी तक नहीं पता है। मनमथ ने अपने रेखा के बारे में बताते हुए कहा कि रेखा को लेकर कल दोपहर में पिताजी से झगड़ा भी हुआ था। उसने कहा कि रेखा को मारकर किसी को क्या मिलता। ब्योमकेश ने कहा कि तुम्हारे पिता को लाभ मिलता। मनमथ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वो वहां से चला गया। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई तो ब्योमकेश ने थाने फोन करके पता किया तो पता चला कि अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। शाम को 4:30 बजे देव कुमार बाबू दिल्ली से पहुंचे। वो ब्योमकेश से मिलने पहुंचे। ब्योमकेश ने उन्हें सारी बात बताई। डॉक्टर रुद्रा के नाम पर उन्हें बहुत गुस्सा आया कि वो उनके घर आए थे। उन्होंने वापस जाने से पहले ब्योमकेश से कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो उनकी फीस नहीं दे पाएंगे और ब्योमकेश को केस से दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और अब उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती। यह कहकर वो चले गए।
शाम को इंस्पेक्टर साहब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर आए। उसमें कुछ भी कारण नहीं था। उसमें लिखा था कि शरीर पर चोट के निशान नहीं है, शरीर में जहर भी नहीं है, हृदय साधारण है, हृदय आघात नहीं है, सिर्फ स्नायु मंडल में पक्षाघात के कारण मृत्यु हो सकती है, लेकिन पक्षाघात के कारण का भी नहीं पता है। इंस्पेक्टर वीरेन बाबू ने कहा कि अब ये केस कॉरोनर्स कोर्ट में जाएगा, वहाँ फैसला होगा कि अज्ञात कारण से मृत्यु। अब ये हम पर है कि हम जांच जारी रखें या नहीं। व्योमकेश ने कहा जांच तो जारी रहनी चाहिए। जब तक मृत्यु के कारण का पता नहीं चलता तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसने किया है। वीरेन बाबू ने कहा ठीक है, जांच जारी रखते हैं, आप तो केस में शुरू से ही हैं, आपस में हम बात करते रहेंगे। व्योमकेश ने कहा कि देव कुमार बाबू ने मुझे केस से अलग रहने के लिए कहा है क्योंकि वो मेरी फीस नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है, वो तो एक मोटी सैलरी लेते हैं। जाते जाते वीरेन बाबू ने कहा कि मैं इस केस की छानबीन करता रहूंगा जब तक कि सच तक ना पहुंच जाऊं। व्योमकेश ने कहा कि वो भी उनकी सहायता करते रहेंगे क्योंकि हाबुल के कारण उनका भी व्यक्तिगत स्वार्थ हो गया है। वीरेन बाबू ने व्योमकेश से केस के लिए कुछ संकेत देने के लिए कहा तो व्योमकेश ने डॉक्टर रुद्रा की तरफ संकेत किया। इंस्पेक्टर वीरेन चले गए। व्योमकेश फिर से घर में ही रहने लगा। कभी कभी हाबुल आ जाता था। उसने एक दिन बताया कि देव कुमार बाबू पटना जा रहे हैं, उनका वहाँ कोई कार्यक्रम है। हाबुल के जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब आए। उन्होंने बताया कि केस में कोई प्रगति नहीं हुई है। हाँ, डॉक्टर का मानना है कि मृत्यु किसी अज्ञात गैस का जहर सूंघने से हृदयाघात के कारण हुई है। डॉक्टर रुद्रा के पूछने पर वीरेन बाबू ने कहा कि वो एक बहुत ही कंजूस और घटिया आदमी है। कहते हैं कि उसने अपने आविष्कार के चक्कर में कई टिटनेस के रोगियों को साफ कर दिया है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। मनमत ने रेखा की मृत्यु के बाद घर छोड़ दिया है। देव कुमार बाबू के आर्थिक हालात के बारे में इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि वो 800 रुपए वेतन का पाते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा भाग बीमा कंपनी को जाता है। रकम बड़ी देनी होती है क्योंकि उन्होंने ज्यादा उम्र में 50,000 का बीमा करवाया है। बच्चों को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। एक की मृत्यु पर दूसरे साथी को पैसा मिलेगा और हाबुल पर भी नजर रखी जा रही है, लेकिन वो तो एकदम पागल सा हो गया है। सड़कों पर फिरता रहता है, कभी पार्क में बैठा रहता है और दिन में एक बार आपके यहाँ जरूर आता है। व्योमकेश ने वीरेन बाबू से कहा कि यदि मुझे कुछ जरूरत हुई तो आपको फोन करूंगा। वीरेन बाबू के जाने के बाद व्योमकेश ने अजीत से कहा कि चलो घूम आते हैं। वो दोनों घर से निकले। व्योमकेश बहुत ही तेज चल रहे थे, रास्ते में लोगों से टकरा रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो दोनों कॉलेज स्क्वायर पहुंचे। वहाँ अजीत बाबू व्योमकेश को एक कोने में ले गए। तब व्योमकेश ने कहा कि आज देव कुमार बाबू पटना जा रहे हैं, वो नहीं जा पाएंगे। तभी उन दोनों ने देखा कि एक तरफ लोगों की भीड़ बढ़ रही है। दोनों वहाँ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवक सिर नीचा किए बैठा है, जैसे सो गया हो। सिर सीने पर था, पैर आगे की ओर थे। एक मेडिकल छात्र ने बताया कि नब्ज नहीं चल रही है। उसका मुंह ऊपर किया तो वो हाबुल था। इंस्पेक्टर साहब आ गए थे। उन्हें व्योमकेश ने देव कुमार बाबू का पता दे दिया था। व्योमकेश ने अजीत से कहा कि किस्मत ने कितना विभत्स मजाक किया। वो दोनों घर आ गए। घर आकर व्योमकेश ने अपने को कमरे में बंद कर लिया। करीब 1 घंटे के बाद वो कमरे में से बाहर आया। 8:30 बजे इंस्पेक्टर साहब भी आ गए। व्योमकेश के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं वारंट ले आया हूँ। तीनों देव कुमार बाबू के यहाँ पहुंचे। घर में अंधेरा था। धक्का देने से ही दरवाजा खुल गया। देव कुमार बाबू सामने सोफे पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैंने शोध किया और मिला जहर, सब व्यर्थ हो गया। वीरेन बाबू ने वारंट के बारे में बताया तो वो बोले मैं खुद ही थाने आने वाला था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे रेखा की शादी अच्छे से करनी थी, हाबुल को विदेश पढ़ने भेजना था और अपने लिए एक प्रयोगशाला बनानी थी। सब खत्म हो गया। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से सिगार निकालकर होठों से लगाया तो व्योमकेश ने अपनी माचिस की डिब्बी से सिगार जला दिया और उनसे उनकी माचिस की डिब्बी देने को कहा। देव कुमार ने डिब्बी मेज पर रख दी और कहा कि इसकी एक एक तिल्ली पर जहर लगा हुआ है, संभाल कर। इंस्पेक्टर साहब ने उस माचिस को बहुत ही संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। व्योमकेश ने उनसे उनकी पत्नी के बारे में पूछा तो वो बोले मेरी फांसी के बाद पूरी बीमा की रकम उसे ही मिलेगी। यही किस्मत का खेल है।
इंस्पेक्टर साहब देव कुमार को ले गए। 2 दिन तक व्योमकेश ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि देव कुमार बाबू अपनी पत्नी की हत्या करना चाहते थे, लेकिन 2 बार जब भी उन्होंने प्रयास किया तो अपने बच्चों को ही खो दिया। उन्होंने अनजाने में ही आविष्कार कर लिया था, लेकिन उसको कॉपीराइट के लिए बुक नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी। यदि जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को पता चल जाता तो वो इसका उपयोग करते और देव बाबू को इसका फायदा नहीं होता। इसलिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला चाहिए थी। उनका अपनी पत्नी से कोई प्रेम भाव नहीं था। तभी उन्हें बीमा कंपनी के बारे में पता चला और उन्होंने 50,000 का बीमा करवाया। अब उन्होंने इंतजार किया। 1 साल निकल गया। अब उन्हें दिल्ली जाना था। तब उन्होंने तीली में जहर लगाया और उस एक तीली को पत्नी की माचिस की डिब्बी में रख दिया। सभी को पता था कि वो रोज ही लैंप जलाती हैं और उनकी माचिस की डिब्बी कोई नहीं लेता है, लेकिन बदकिस्मती से रेखा ने वो माचिस की डिब्बी ले ली। फिर उन्होंने दोबारा प्रयास किया। इस बार हाबुल ने अपनी माँ की डिब्बी से कुछ तीली लेकर अपनी डिब्बी में रख ली, लेकिन बदकिस्मती से उसने भी जहर लगी तीली जला दी। अजीत बाबू ने पूछा कि व्योमकेश को कब शक हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें 50,000 के बीमे के बारे में पता चला और जब रेखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब मुझे लगा यह कोई ऐसा जहर है जिसका पता भी वैज्ञानिकों को नहीं है। लेकिन आविष्कारक कौन है? तो उन्हें डॉक्टर रुद्रा और देव कुमार बाबू दोनों पर ही शक था। डॉक्टर रुद्रा डॉक्टर हैं, इसलिए उन पर ही शक था, लेकिन वो रेखा तक कैसे जहर को पहुंचवाते? फिर शक देव कुमार बाबू पर गया। उन्होंने भी बहुत सावधानी रखी और हर बार सिर्फ जहर लगी एक ही तीली माचिस की डिब्बी में रखी, लेकिन उनका ही घर खत्म हो गया। व्योमकेश ने कहा कि इस केस से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब मानव ने दूसरे के विनाश के लिए जिन शस्त्रों का आविष्कार किया, उसने तभी उन्हीं शस्त्रों द्वारा अपने भी विनाश को लिख लिया। तो ये थी कहानी विपदा का संहार। हमें पूरी आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।